जसबीर जी, हरियाणा की राजनीति बीजेपी सरकार है, काम कर रही है। मनोहर लाल जी बिल्कुल बिना मेहनत के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कभी वहाँ जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एक वो पॉलिटिकल मूवमेंट नरेंद्र मोदी जी की चली, उसमें इनको मुख्यमंत्री बना दिया। खुद कोई संघर्ष नहीं है, उतना घमंड है। तो वहाँ किसी ने कह दिया कि जी हमारी तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, 2,000 रुपये का चालान कट गया, ये रही पर्ची। अब मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था, जो अगर ईमानदारी, भैया आप नहीं कागज़ लिए हैं तो 2,000 का कटेगा पगा। वहाँ कार्यकर्ता बचाने के लिए बोला 2,000 मेरी जेब से ले जा, और फिर बताते हैं वहाँ दर्जनों लोग आ गए पर्ची ले लेके, और वहाँ इनकी फजीहत हुई कि कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकते ये व्यक्ति। मनोहर लाल खट्टर जी ने धरती पे संघर्ष नहीं किया, ना राजनीति को समझा, ऊपर से प्लांट कर दिया गया। इसीलिए इनको पता है ऊपर का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर ऊपर का आशीर्वाद है तो ठीक है, जनता का कोई लेना देना नहीं। यही राजनीति की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर इसमें कहा जाए कि घोटालों पर इनका जीरो टॉलरेंस है, अगर एक आदमी सरपंच की शिकायत कर देना तो ये शायद विजिलेंस से लोग भेजते हैं, और ये यकीन मानिएगा सीबीआई भी भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं, मतलब बिना मांग के भी। अगर कोई सीएम विंडो लगा दे तो वहाँ उसको देखने के लिए, सरपंच की जांच करने के लिए स्टेट की टीम आती है विजिलेंस की। और अगर कोई बड़ा घोटाला या रोड का या एक्साइज डिपार्टमेंट का या कोई भी हो, उस पर ये चुप्पी साध लेती है। अगर ये मान लिया जाए इनके लोगों के ठेके, चाहे वो बसों के हों या और खनन के हों या कुछ भी हों, सरकार के बड़े मंत्रियों के ठेके चलते हैं, और आम ठेकेदार या वो काम करने वाले लोग हैं, जो जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है उस पर सारा कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे यहाँ मछली के तालाब का ठेका छूटा था, जो करोड़ों का छूटा था, जिसमें वो भ्रष्टाचार को खोला था, जो 16 लाख का जाता था 8 साल में, इन्होंने वो 4 करोड़ का दिया था। अब वो जो भ्रष्टाचार था, जो लाखों रुपए विभाग यहाँ के प्रशासन के पास जाते थे, वो बड़ा खोल दिया। इन्होंने सेटिंग नहीं बनाई, तो सारी जांच, सारा कुछ इनके ऊपर बैठ गया। जो सेटिंग कर लेता है वो सब सेट हो जाता है। राइट टू रिकॉल में जो सेटिंग बनाकर रखेगा अधिकारियों के साथ, उसका राइट टू रिकॉल नहीं आने देंगे। सरपंच का भी राइट टू रिकॉल नहीं आने देंगे। बीडीओ हो, डीडीपी हो, सब सेटिंग कर लेंगे। बहुत से तरीके वो कागजों में निकाल देंगे। लेकिन जो आदमी ठीक होगा, जो सिस्टम से लड़ेगा, जिसकी सरकार भी साथी नहीं होगी, उसके लिए राइट टू रिकॉल एक हथियार है, उसको बाहर फेंक देने का। दुष्यंत चौटाला जी या कोई भी हैं, ये जो इसके बड़े गीत गाते हैं, ये बबली जी के राइट टू रिकॉल, और वो पहले वो खुद पर लागू करना चाहिए था राइट टू रिकॉल। बबली जी कराएं राइट टू रिकॉल, 2 साल पहले कराते, बाहर न फेंकते लोग उनको। जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र हमने देखा, ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता इनके नहीं है, ना ये कार्यकर्ता बनाते। ये मूवमेंट तय करते हैं किस तरह से चुनाव को घुमाया जाए, किन मुद्दों पर। ये डाटा बेस पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे अमेरिका में होती है, डाटा ढूंढते हैं कैसे कैसे लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए। जब एक विधायक बन गया उसकी 3 तनख्वाह, 2 बार बन गया 2 तनख्वाह, जो पेंशन, ये चीज़ गलत है। ये तत्काल प्रभाव से जनता को भी इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि आप सबकी पेंशन काट रहे हैं, तो ये 2-2, 3-3 पेंशन है, तत्काल प्रभाव से काटी जानी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, इनकी सैलरी बढ़ती है तो कोई नहीं बोलता। आज की राजनीति के लोगों का दृष्टिकोण अलग है। तब राजनीति का दृष्टिकोण व्यवस्था करना होता था, देश चलाना होता था, सेवा करना होता था। आज के लोगों का दृष्टिकोण मुनाफा है। जब सरकार मुनाफा देखने लगती है तो वो व्यापारी बन जाती है सरकार में। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि विधानसभा 2024 का चुनाव अब नज़दीक ही रह गया है, और मेरे साथ जो 2 हस्तियां बैठी हुई हैं, सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये दोनों आज मेरे साथ हैं, और आज हरियाणा की राजनीति पे आज बातचीत करते हैं। जी, दोनों का स्वागत है जी। पहले बहुत धन्यवाद आपका। जसबीर जी है मेरे साथ में, और बलकार जी हैं, जो क्योड़क के पूर्व सरपंच भी रहे हैं। जसबीर जी, हरियाणा की राजनीति बीजेपी सरकार है, काम कर रही है। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है हरियाणा में, या कहीं भी जो चिंता का विषय है, विपक्ष कमज़ोर होने का जो फ़ायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़े-बड़े मुद्दे भी आज लोग उठाना ही भूल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने, जैसे किसानों की जो अभी जो चल रहा है, जैसे ये बरसात और इसके कारण फसल खराब हो गई, मुआवजे को लेकर ऐसे गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ना विपक्ष कहीं दिखाई दे रहा, ना कोई आवाज़ उठाने वाला। हम जैसे लोग छोटे संगठन हैं, इतनी बड़ी आवाज़ हमारी नहीं है, लेकिन जो अपने आप को बड़े नेता विपक्ष में कहते हैं, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। हालत ये है कि देखिए, ये फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों अपनी जिम्मेदारी से भाग गए सरकार के लोग, और कहते हैं जो चीज़ सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि फसल खराब हो गई तो सरकार की जिम्मेदारी होती थी किसान को प्रोत्साहित करना, किसान को बचाना। लेकिन अब प्रीमियम लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और उसके बदले कहते हैं हम बीमा कर रहे हैं, और फिर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा
प्राइवेट बैंकों और प्राइवेट बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कहा जा रहा है किसान के हित की स्कीम है। और इस जो मुआवजे की व्यवस्था अभी जो समस्या आ रही है, अभी तक तो ठीक ठाक सर्वे भी नहीं कर पाई है, जबकि अब क्या कह रही है, पहले से एक समस्या थी कि 72 जब इसमें फसल बीमा योजना में कि 72 घंटे में खुद सूचित करना होगा अपनी फसल खराब होने पर, जो फसल बीमा योजना के नियमों में है। अब आप देखिए फसल खराब हो गई, ऊपर से बादल उठे हुए हैं, तो एक किसान को लगता है जो मेरे हाथ में उसे उठा लूं, उसे लेकर मैं कुछ तो हाथ में लगे, वो उस समय ये नहीं देखेगा अब और इंतजार करूं 72 घंटे, कोई सर्वे करने आएगा, कोई पटवारी आएगा, कोई सरकारी, वो सोचता है जब तक दोबारा बरसात हो उसे जो हाथ लगे ले चलूं। अब वो उसको जिम्मेदार ठहरे हैं, सरकारी तंत्र अभी जागा भी नहीं। तो अब अभी मैं सोच रहा हूँ जो 20 से 25% गेहूं उठ चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि किसान तो 3 फसल लेता है, साडी, सामनी और मुआवजा। हाँ, एक समस्या है ना हमारे हरियाणा में जो है, मनोहर लाल जी बिल्कुल बिना मेहनत के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कभी वहाँ जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एक वो पॉलिटिकल मूवमेंट नरेंद्र मोदी जी की चली, उसमें इनको मुख्यमंत्री बना दिया। खुद कोई संघर्ष नहीं है, उतना घमंड है। मैं एक दो चीज़ें, जैसे एक तो इन्होंने बयान दिया कि 3 फसलें लेता है मुआवजे को लेकर, रबी, खरीफ और मुआवजा, मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वोट कटे या जाए, क्योंकि उसे पता है विपक्ष में कोई है नहीं। मुद्दा और होगा, मुद्दा फिर जातियों में बांटा जाएगा, फिर जाट नॉन जाट, वो उस तरह कैंडिडेट्स के किस जाति से है, कितनी वोट हैं, उस आधार पर वोट गिरेंगी। जो मैं कहता हूँ हरियाणा की जनता या पूरे देश में ही जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए, वोट देने की प्राथमिकता किस आधार पर तय हो वो नहीं है, इसलिए इनको पता है कि हमें और मुद्दों पे वोट लेनी है, कुछ भी कह दो लोगों को। दूसरी तरफ कोई पकड़ने वाला नहीं है, ना विधानसभा में ना विधानसभा से बाहर कोई बड़ा नेता नहीं है कहने वाले कि आपका घमंड। अभी मेरे पास जो मेरी एक जानकारी है, तो कहीं इन्होंने एक बैठक ली अपने कार्यकर्ताओं की, तो वहाँ सवाल उठाया जो अभी चल रहा है इनका 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इनके वो संगठक आए हैं, शायद उस बैठक की बात है, कोई बता रहा था मुझे इन्हीं का कार्यकर्ता, कि वहाँ किसी ने कह दिया कि जी हमारी तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, 2000 रुपए का चालान कट गया, ये रही पर्ची। अब मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था, जो अगर ईमानदारी, भैया आप नहीं कागज लिए है तो 2000 का कटेगा पगा। वहाँ कार्यकर्ता बचाने के लिए बोला 2000 मेरी जेब से ले जा, और फिर बताते हैं वहां दर्जनों लोग आ गए पर्ची ले लेके, और वहां इनकी फजीहत हुई कि कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकते ये व्यक्ति। इसके सबसे बड़ी है, मनोहर लाल खट्टर जी ने धरती पे संघर्ष नहीं किया, ना राजनीति को समझा, ऊपर से प्लांट कर दिया गया। इसीलिए इनको पता है ऊपर का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर ऊपर का आशीर्वाद है तो ठीक है, जनता का कोई लेना देना नहीं। यही राजनीति की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी। हरियाणा सरकार में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। तो बलकार जी, आपको क्या लगता है? वैसे देखिए, अगर इसमें कहा जाए कि घोटालों पर इनका जीरो टॉलरेंस है, अगर एक आदमी सरपंच की शिकायत कर दे ना, तो ये शायद विजिलेंस से लोग भेजते हैं। और ये यकीन नहीं, मानिएगा आप, सीबीआई भी भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं, मतलब बिना मांग के भी। अगर कोई सीएम विंडो लगा दे तो वहाँ उसको देखने के लिए, एक सरपंच की जांच करने के लिए स्टेट की टीम आती है विजिलेंस की। और अगर कोई बड़ा घोटाला या रोड का या एक्साइज डिपार्टमेंट का या कोई भी हो, उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। आप देखिए, अब सरपंचों को वहाँ धरना कितने दिन से चल रहा है और सरपंच अपनी मांग मांग रहे हैं, और सरकार को ये ठीक तरह से पता है कि वो उनको डिफेम कर रही है। जबकि ये, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक्सप्लॉइटेशन है सरपंचों का भी। एक छोटी सी एजेंसी जिसको जब देश के राष्ट्र निर्माताओं ने जब उस पर सोचा था, तो ये सोचा था कि गांव-गांव में सरकार होगी और जो डेवलपमेंट की चीज़ें थी, गांव के जिम्मेदार लोग वहां तक पहुंचाएंगे। इस कारण पंचायती राज आया था, और सरपंच का भी वहीं से मतलब ये शुरुआत हुई थी। और ये जो मौलिक चीज़ें हैं, उनके खिलाफ चल पड़े हैं। मतलब मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजियत, कांग्रेस सरकार अंग्रेजियत लाई। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजियत के ठेकेदार ये भारतीय जनता पार्टी वाले ज़्यादा हैं। और इतनी अंग्रेजियत है कि आप पूछो मत, जो अपनी संस्कृति का और अपने हिंदुत्व का दिखावा करते हैं। इतनी अंग्रेजियत है कि आप चाहे वो मूवीज़ में देखो, चाहे वो आप समाज में देखो, चाहे वो लोगों के रीति-रिवाज के ढंगों में देखो, आपको ये देखने को मिलेगा कि अंग्रेजियत जैसे सरकार ने जिम्मा उठा लिया है, केंद्र सरकार ने भी, जो मोनेटाइजेशन की बात आती है ना, तो मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि मोनेटाइजेशन नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। आप उन्हें अपने शब्दों में बस बना रहे हैं, ये वेस्टर्नाइजेशन है। और जो जैसा आपने कहा घोटालों पर, बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए इनके लोगों के ठेके, चाहे वो बसों के हों या और खनन के हों या कुछ भी हों, सरकार के बड़े मंत्रियों के ठेके चलते हैं,
और आम ठेकेदार या वो काम करने वाले लोग हैं, जो जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है उस पर सारा कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब जब ये कह रहे हैं कि 5 लाख तक या 2 लाख से ऊपर जो भी खर्चा होगा वो टेंडर से होगा। मैं सही सही टॉपिक पे आ रहे हैं क्योंकि पूर्व सरपंच भी रहे हैं बलकार जी, और सही टॉपिक छेड़ दिया इन्होंने। सरपंच ये कहते हैं कि हमारे समर्थन में भी बहुत सारे सरपंच हैं, तो फिर वो सरपंच वही बात किसान आंदोलन वाले हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि सारे सरपंच बिल्कुल आपको कोई सरपंच मिलेगा ही नहीं, ज़रूर मिलेंगे। हम मानते हैं कि टेंडरिंग व्यवस्था अच्छी थी, हम भी ये मानते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का टेंडर आपको नहीं करना चाहिए। वो इतनी सक्षम एजेंसी है गाँव में, मैं मानता हूँ, मैंने अपने हाथ से काम किए हैं और जब मैं था गाँव में तो 20-20 लाख तक की मुझे परमिशन थी। देखिए जो भी यहाँ ठेकेदारी से काम हुआ है उसमें क्वालिटी, और जो मैंने काम किए हैं अपने हाथ से या पंचायत में मान लीजिए हमने वो मिस्त्री लगाकर या मजदूर लगाकर जो मेरे कंट्रोल में मैंने काम किए, वो काम ज़्यादा उन्नत हैं उन कामों से जो काम ठेकेदारी ने किए हैं। मैंने प्रियंका सोनी यहाँ मैडम डीसी थी तो मैंने दिखाया था एक बार, आज जैसे बजरी डाली तो सुबह वो हाथ से फट गई। मैंने उनको कहा भी था, मैंने उनको वीडियो भेजी थी। ये ठेकेदारी के काम थे, 13 करोड़ का सीवरेज का ठेका था। वो हाथ से सुबह बजरी उठ रही थी और पंचायत के ऐसे काम कभी हमने नहीं देखे। मतलब पंचायत, क्योंकि गांव में संवेदनशील सरपंच होता है और गांव के लोगों की संवेदनाएं उनके साथ होती हैं, उसको अपनी इज्जत का भी, सम्मान का भी ख्याल होता है। वो मतलब अपने घर से खर्च करके भी काम अच्छे करता है। हाँ, सरकारों ने अभी उठा लिया है बीड़ा कि उनको डिफेम करना है और वो कामयाब भी हैं इसमें। सरपंच कहीं ना कहीं डिफेम हुए हैं, सरपंचों का मोरल डाउन हुआ है और ये बिल्कुल मतलब ये गलत बात है, लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं। सरकार ने कहा था कि करोड़ों रुपए जो खर्च करके आए हैं, कहीं ना कहीं एक दो नेताओं के बयान थे कि ये पूरे करेंगे अब, तो इसलिए ये चीजें की गई हैं कि भी कंट्रोल हो। देखिए आप एक मतलब मंत्रिमंडल के आदमी होकर भी, सरकार के इतने जिम्मेदार होकर भी ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं जिनको मतलब आप अपनी ही पब्लिक को कैसे गुमराह कर सकते हैं। वो अभी नई एजेंसी आई हैं, सरपंचों को कुछ खर्च करने पड़ते हैं प्रचार सामग्री में या कुछ, कोई एमएलए से एमपी से नहीं पूछता है। वो तो पब्लिक को आकर नहीं कहते कि इतने खर्च हमने कर दिया। क्यों ना सीएम और या कोई भी उनके लिए भी कहे कि इतना खर्च करके आते हैं। कौन सा आप हमें बताओ, किसको नहीं पता है कि एक एमपी और एक एमएलए कितना खर्च करता है? सबको पता है। एक जिला परिषद का कैंडिडेट कितना खर्च करता है, सबको पता है। ये सरपंच के ऊपर क्यों है कि वो करोड़ों खर्च करके आए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो करोड़ों खर्च करके आते हैं। हाँ, जो जरूरी खर्चे वो करते हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ी चाल है कि उनको डिफेम किया जाए, बस कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए, कि लोगों का मतलब उनसे विश्वास उठे। ये तो बिल्कुल उनका ये जसबीर जी, जैसे राइट टू रिकॉल ये लेके आई हैं, तो राइट टू रिकॉल ये सरपंच भी कह रहे हैं भाई पहले तो अभी इन पे लेके आना था, जो विधायक है मंत्रियों पे है, सरपंचों पे क्यों राइट टू रिकॉल थोपा गया? देखिए, राइट टू रिकॉल बहुत बड़ा आंदोलन चलता है। बहुत से मैं लोगों को जानता हूँ जो दिल से राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, विधानसभा में भी या संसद में भी, और मेरी कई बार इस पे चर्चा होती है और मैं उनको कहता हूँ कि राइट टू रिकॉल पर थोड़ा पढ़ना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ, तो जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तो राइट टू रिकॉल को लेकर चिट्ठियाँ पड़ी हैं सरदार पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की, कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि नहीं। तो वहाँ मुझे ठीक से याद नहीं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने या सरदार पटेल ने, वो एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े नेता ने इनमें से ही कहा था कि जो 5 साल बाद चुनाव आएगा वो राइट टू रिकॉल ही है, अब उसको मौका दीजिए। ऐसा तो नहीं वो सारी जिंदगी के लिए बन गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ, एक तो सबसे बड़ी बात, ये एक वो हथियार है जो एक आदमी ठीक कभी भी, मेरा अपना अनुभव रहा है, जो आदमी सिस्टम के साथ सेटिंग, जैसे हमारे सरपंच साहब है, अगर ये सरपंच बनते ही यहाँ जो प्रशासन था ना, आप भी जानते हैं, उनसे सेटिंग कर लेते। हमारे यहाँ मछली के तालाब का ठेका छूटा था, जो करोड़ों का छूटा था, जिसमें वो भ्रष्टाचार को खोला था, जो 16 लाख का जाता था 8 साल में, इन्होंने वो 4 करोड़ का दिया था। अब वो जो भ्रष्टाचार था, जो लाखों रुपए विभाग यहाँ के प्रशासन के पास जाते थे, वो बड़ा खोल दिया। इन्होंने सेटिंग नहीं बनाई, तो सारी जांच, सारा कुछ इनके ऊपर बैठ गया। जो सेटिंग कर लेता है वो सब सेट हो जाता है। कानून जो हमारे देश की विडंबना है, ये जो नकारात्मक पक्ष होता है किसी भी कठोर कानून का, वो ठीक आदमी के खिलाफ एक हथियार की तरह उपयोग हो जाता है। राइट टू रिकॉल में जो सेटिंग बनाकर रखेगा अधिकारियों के साथ, उसका राइट टू रिकॉल नहीं आने देंगे। सरपंच का भी राइट टू रिकॉल नहीं आने देंगे। बीडीओ हो, डीडीपी हो, सब सेटिंग कर लेंगे, बहुत से तरीके वो कागजों में निकाल देंगे। लेकिन जो आदमी ठीक होगा, जो सिस्टम से लड़ेगा, जिसकी सरकार भी साथी नहीं होगी, उसके लिए राइट टू रिकॉल एक हथियार है, उसको बाहर फेंक देने का। तो जो मैं कहता हूँ राइट टू रिकॉल, सबसे पहले जो कहता हूँ, जो कानून बनाता है ना, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई कह रहा था कि गुड़ खाना छोड़ दो, तो उसने कहा था पहले मैं छोड़ूंगा फिर लोगों को कहूंगा। अब
दुष्यंत चौटाला जी या कोई भी हैं, ये जिन जो इसके बड़े गीत गाते हैं, ये बबली जी के राइट टू रिकॉल, और वो पहले वो खुद पर लागू करना चाहिए था राइट टू रिकॉल। बबली जी कराएं राइट टू रिकॉल, 2 साल पहले कराते, बाहर ना फेंकते लोग उनको। दिक्कत ये दूसरों के लिए सारे कानून, और ये सिर्फ जो पंचायती राज में हमने देखा है कि सरपंच कहीं ना कहीं लोगों के कंट्रोल में होता है, लोगों के दबाव में होता है, लोगों की शर्म में होता है। तो वो क्या होता है, अब जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र हमने देखा, ये कैडर बेस पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता इनके नहीं है, ना ये कार्यकर्ता बनाते, ये मूवमेंट तय करते हैं किस तरह से चुनाव को घुमाया जाए, किन मुद्दों पर। ये डाटाबेस पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे अमेरिका में होती है, डाटा ढूंढते हैं कैसे कैसे लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए। तो इनको कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, और इनको लगता है सरपंच इनके कार्यकर्ता नहीं होते। अब आप एक चीज देखिए, जैसे लाठी चलाई गई, 6,500 गांव हरियाणा में है, उनके सरपंच थे। हर गांव का पहला नागरिक सरपंच होता है, मतलब हरियाणा की जो क्रीम थी, हरियाणा का सबसे सम्मानित आदमी, जो लोगों ने कहा हमारे गांव का ये सम्मानित आदमी है, उनको वहां ले जाकर पिटा गया। कितनी खुद शर्मानी चाहिए एक मुख्यमंत्री को कि मैं एक जिम्मेदार लोगों, जब वो सरपंचों को नहीं समझा सकते, वो आम जनता को क्या समझाएंगे? जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वही कहते हैं हम पढ़े लिखे सरपंच लेकर आए हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए ये कार्यकर्ताओं को बाहर करती है और तरीके से राजनीति करती है। और दिक्कत इसकी है कि विपक्ष नाम की ऐसी चीज नहीं, विपक्ष भी सोए हुए लीडर हैं जो इन चीजों को जनता में लेकर नहीं जा पाते। आप कह रहे हो कि बीजेपी डाटाबेस पार्टी है, लेकिन सर्वहित पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, हाँ, अब आपने सवाल किया हमारी पार्टी का, हमें खुशी हुई। देखिए, हम सांगठनिक रूप से सामाजिक स्तर पे हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं। हमारा संगठन है हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर, हर जिले में। अभी पार्टी नई है, अभी धीरे-धीरे हमारे लोग राजनीति सीख रहे हैं। हम उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जो मुद्दे लोग कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है। हम कहते हैं कोई भी मुद्दा लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, वो राजनीतिक है। मैं बड़ी पीड़ित स्वर से कहना चाहूँगा, हरियाणा को बर्बाद किया जा रहा है। शराब को बढ़ाकर अभी वो आपने, मैं कल परसों के वो देख रहा था एडवर्टीजमेंट, कौन से अखबार के फ्रंट पेज पे थी, पंजाब सरकार की, अपने भगवंत मान जी ने दे रखी थी, और आबकारी डिपार्टमेंट का दे रखा था 2500 करोड़, शायद ज्यादा कमाई है अब की बार। आबकारी डिपार्टमेंट ने कहाँ से कमाई 2500 करोड़ रुपए? शराब बेचकर कमाई है। और चिंता व्यक्त करते हैं किस चीज की? नशा है हरियाणा में। तो और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, उसमें सही उन्होंने एडवर्टीजमेंट में दे रखा था। इसी तरह हरियाणा सरकार 9200 करोड़ का टारगेट तय करती है कि इतनी शराब अब की बार बेचनी है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जितना ये दिखा रहे हैं उतनी बिक्री नहीं हो रही है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि इतनी ही बिक्री हो रही है। मतलब दोनों को चिंता है शराब ज्यादा बिक रही है या कम बिक रही है। ये सोच रहे कि अफगानिस्तान में बेच रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं, चीन में बेच रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को शराब बेच रहे हैं। इनको डर होना चाहिए कि हरियाणा के युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं, चिंता की बात है, हम इसे कंट्रोल करें किसी तरह। लेकिन वो लड़ाई है कि आप ज्यादा नहीं बेच पा रहे हैं। तो सर्वहित पार्टी इस बेहतर हरियाणा को, अभी कुछ बचा हुआ है हरियाणा में, इसको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमें लोग कहते हैं कि इन मुद्दों से आपकी वोट नहीं आएंगी, कोई बात नहीं। कोई तो आवाज उठाए, कोई तो स्वार्थ को छोड़कर समाज के हित की बात करे। दूसरी कुछ चीजें, और हम एजुकेशन को लेकर, एग्रीकल्चर के जो स्ट्रक्चर है, इसमें दुनिया जैविक खेती और पता नहीं क्या क्या बातें करती है, लेकिन कोई पॉलिसी इनके पास नहीं होती। दूसरा एक चीज मैं बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ, हरियाणा में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, सरकार से लेकर विपक्ष और जनता तक के, कोई समगोत्र विवाह को अनुमति देता हो। लेकिन हरियाणा में ऐसा होता है, और अगर किसी से पूछा जाता है, लोग कहते हैं राजनीतिक मुद्दा नहीं। मैं कहता हूं हरियाणा संघीय ढांचे के तहत अपना अधिकार रखता है, भारत के संविधान के तहत। हमारी अपनी परंपराएं, जब देश का कानून बनाया गया, देश का संविधान बनाया गया, तो देश के संविधान में संघीय ढांचे के तहत अपनी परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार है। तो इस तरह की आवाज लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों से विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए। सर्वहित पार्टी हर जिले में जाकर लोगों को जोड़ रही है। अभी जागरूकता अभियान चलाया हुआ, हमने 5 जिलों में जनसभाएं की हैं, बहादुरगढ़, करनाल, पानीपत, कैथल और जींद में। अभी जो गेहूं का सीजन चल पड़ा, इसको हम 15-20 दिन का जो रेस्ट दिया, इसके बाद फिर अगले 5 जिलों में तय करेंगे। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, युवा हमसे जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और युवा ये कहकर जुड़ रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब पार्टी खड़ी होगी तब देखेंगे, लेकिन हम इस संघर्ष में आपके साथ हैं। हम उन चिड़ियाओं को इकट्ठा कर रहे हैं जो आग बुझाने वालों में नाम लिखाना चाहते हैं। जी, जसबीर जी, पुरानी पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कितनी हम पुरानी पेंशन, एक आदमी अपनी जीवन भर सारा लगा देता है उसके लिए, और उसके पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं होते। हम पूरे पक्ष में उन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन कटनी भी चाहिए। किसकी? जो विधायक 2-2 बार, 3-3 बार, एक बार मैं मानता हूँ। देखिए, इस पर भी पढ़ने की जरूरत है कि, क्योंकि जब कुछ लोग विडंबना इसमें चल पड़ती है कि विधायकों का 1 रुपया नहीं, उन्होंने
जब केजरीवाल साहब ने भी कहा था कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ समझ ही नहीं थे, भावनाओं में कह देते हैं। मैंने इस पर सरदार पटेल जी की चिट्ठी इसमें भी पढ़ी है एक पुस्तक में। वो जब शुरू में 1000 रुपये और 500 रुपये सैलरी सांसद की गई थी, तो वहाँ पर सरदार पटेल जी लिखते हैं, अगर सांसद की सैलरी या विधायक की नहीं होगी तो जो अमीर लोग हैं वही राजनीति में आएगा, क्योंकि गरीब आदमी को अपने बच्चे पालने होते हैं। अगर उसे पेंशन या तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो राजनीति में नहीं होगा और राजनीति अमीरों का गढ़ बन जाएगा और उन्हीं के तहत पॉलिसियां बनेंगी। अगर भारत की आम जनता की आवाज़ उठाने, उनकी पॉलिसियां बने, तो उनका अधिकार वहाँ पर होना चाहिए, और तब होगा जब उनके करियर या उनके जीवन की भी रक्षा हो, मतलब उनकी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए पेंशन और तनख्वाह हो। लेकिन जब एक विधायक बन गया उसकी 3 तनख्वाह, 2 बार बन गया 2 तनख्वाह, जो पेंशन, ये चीज़ गलत है। ये तत्काल प्रभाव से जनता को भी इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि आप सबकी पेंशन काट रहे हैं, तो ये जो 2-2 3-3 पेंशन है तत्काल प्रभाव से काटी जानी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, इनकी सैलरी बढ़ती है तो कोई नहीं बोलता। हम मानते हैं ज़रूरी है, कुछ चीज़ें वो होनी चाहिए, लेकिन आपकी धड़ाधड़ बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा संसद हो या विधानसभा, जब विधायकों और सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो एक भी आवाज़ नहीं उठती, गलत है ना। इधर के बोलते ना उधर के बोलते, ये नहीं कहते भाई हमारा काम चल रहा है, ठीक है बढ़ा दो, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों पे खर्चे सारे निकाले जाते हैं कि इससे खर्च बढ़ रहा है, पेंशन से खर्च बढ़ रहा है। तो मैं कहता हूँ देश की जो एक जो मैं जो कहना चाहूँगा, सरकार, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था काफ़ी दिन पहले। मैं सम्मान करता हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। पता नहीं किन किन लोगों ने उनको एक इस पूंजीवादी तंत्र या वेस्टर्नाइजेशन की तरफ प्रभावित कर दिया है। तो मोनेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे राजनीति का काम व्यापार करना नहीं है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ राजनीति का काम व्यापार करना नहीं है। वो कह रहे थे कि जो ये गेहूं खरीदती है प्राइवेट कंपनियां खरीदी, इसके जवाब में तो उन्होंने बयान दिया था राजनीति का काम व्यापार करना नहीं है। मैं उस समय कह रहा था बिल्कुल राजनीति का काम व्यापार करना नहीं है, राजनीति का काम सेवा करना है। विडंबना ये है, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए उसके तहत सेवा को व्यापार बना दिया गया। मतलब लोगों का जीवन चलाना व्यापार नहीं है, सेवा है। आप गेहूं खरीदेंगे, गेहूं को रखेंगे, गेहूं का वितरण करेंगे, ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। आपको सेवा सोच के करना चाहिए। अगर इसे आप व्यापार कहोगे तो आप प्राइवेट कंपनी को दोगे, अगर आप सेवा कहोगे तो सोचोगे ना मेरे लोग हैं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो विडंबना ये हर चीज का बाजारीकरण किया जा रहा है। इसके कारण सारी पॉलिसीज गड़बड़ हो रही हैं। इसी के कारण लोगों की पेंशन भी उनको खर्चा नजर आता है। जिस आदमी ने अपनी पूरी जीवन सरकार को दिया, उसके काम करने के लिए दिया, बुढ़ापे में उनको लगता है अब ये बोझ है। अब ये बोझ क्यों? व्यापार का दृष्टिकोण सरकार का आ गया। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है तो सारी पॉलिसी बदल जाती है। इस पर आज से शायद 20-25 साल पहले की किताबें पढ़ें, नेताओं को पढ़ें, उनके भाषण सुने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के भी, तो आप भाषण सुनेंगे तो वहाँ दृष्टिकोण अलग है। आज की राजनीति के लोगों का दृष्टिकोण अलग है। तब राजनीति का दृष्टिकोण व्यवस्था करना होता था, देश चलाना होता था, सेवा करना होता था। आज के लोगों का दृष्टिकोण मुनाफा है। जब सरकार मुनाफा देखने लगती है तो वो व्यापारी बन जाती है, सरकार नहीं। हुड्डा साहब कहते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, और ये पोर्टल जो नए नए लेके आ रहे हैं, जैसे PPID का लेके आए हैं, आधार कार्ड, या फिर राशन कार्ड कट के बहुत सारे लोगों के, तो इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम भी एक चीज़ मानते हैं। पिछले 5-7 साल से, मैं काफ़ी दिन पहले किसी से बात कर रहा था, वो बेचारी दुखी महिला थी, बोली पिछले 5 साल से कागज़ उठाए घूम रहे हैं। कभी फैमिली ID के कागज़, कभी आधार में बदलाव के कागज़, कभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कागज़, बस कागज़ इकट्ठे हो रहे हैं। कागज़ लाते रहो और बेचारे लोग कागज़ों पे उलझे रहते हैं, ग्राउंड पे कुछ होता नहीं। दिक्कत यहाँ है सरकार के आप एक चीज़ देखिए, अगर एक किसी गाँव में अच्छा खिलाड़ी नहीं होता ना, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर, तो कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं बन पाता। जब कॉम्पिटिशन अच्छा होता है तो खिलाड़ी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी काम ज़िम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, तभी ये इनकी आँखें सूजी हुई हैं। अगर आप मैदान में आकर इनके खिलाफ गरजते और विपक्ष अच्छा काम करता, हम यही कोशिश करेंगे कि शायद हम उस स्तर तक पहुंचे कि विपक्ष में हम आवाज बन सकें और फिर पूछें। खतरा मनोहर लाल खट्टर को ये नहीं है कि आपकी सरकार चली जाएगी, उनको पता है सामने कुछ है नहीं, ना केंद्र में है ना हरियाणा में, सब बिखरा हुआ है। कांग्रेस आपस में लड़ रही है और लोग अपने अधिकारों में इनको पता है कि हम किस तरीके से 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव को मैनेज करेंगे, कैसे सीट निकाली जाए, फिर जब हो जाएगा फिर बैठक बैठेगी, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित, फिर कोई मुद्दा उछाला जाएगा, लोगों को उसमें बहाया जाएगा। विपक्ष ये चीज देखता रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट, विपक्ष क्या इंतजार करेगा कि अक्सर होता है कि उनसे बोर होके लोग हमें वोट देते हैं, इस इंतजार में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले मुख्यमंत्री से उनसे परेशान होके या केंद्र की कांग्रेस सरकार से परेशान होके भाजपा को दे दिया, अब वो इंतजार में कि उनसे परेशान होके हमें दे दें।
ये मानसिकता गलत होना ये चाहिए कि उन वो बेहतर काम नहीं कर रहे तो जनता में जाकर उनको उधेड़े और उनसे बेहतर होने का दावा करें, तब राजनीति सही रास्ते पे होगी। लेकिन पिछले 15-20 साल से ये नदारद है चीज़ें। जी, जसबीर जी, जैसे विधानसभा चुनाव है तो अपनी-अपनी पार्टियाँ संगठन को ही मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस की पैदल यात्रा थी, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे। उसके बाद हरियाणा की अगर बात करें तो बलराज कुंडू ने पैदल यात्रा की है। अब अभय सिंह चौटाला यात्रा कर रहे हैं। आपका संगठन यात्रा करेगा फिर कोई और तरीका है? देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादा हवा में नहीं उड़ते। हुँ। हम अभी नए लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी भावनाएँ पवित्र हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक योग्यता होती है। हम पिछले 15-20 साल से सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं। हम नशे को लेकर लोगों को, युवाओं को अपने साथ जोड़े हैं। हमारे साथ हज़ारों युवा हरियाणा में जुड़े हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कार्यकारिणी है। हम बहुत मजबूत संगठन है, बड़ी-बड़ी पार्टियों के बराबर का संगठन है। लेकिन रही बात यात्राओं की और वो सारी चीज़ें, वो प्रभावित करती हैं लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमारा जो चल रहा है जागरूकता अभियान नशे को लेकर, हम युवाओं तक एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगले 20 साल में हमारी बेटियों को शराब का ग्राहक बना दिया जाएगा। ये पॉलिसीज़, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता, बहुत बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। फ़िल्में उस तरीके की बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ उस तरीके की बनती हैं, मैगज़ीन में वो प्रचार होता है, अखबार में, ताकि लड़कियाँ शराब पिएँ। उस तरीके से जैसे युवाओं को बनाया गया पिछले 20-30 साल में, हम अभी ये जागरूकता युवाओं तक लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकारों की तरफ मत देखो, आप अपनी तरफ देखो। हमारे किसानों के बच्चे जो मेहनती होते थे, जो पहलवान होते थे, जो खिलाड़ी होते थे, उनको शराबी बनाया जा रहा है। अभी हम इस नशे के अभियान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पहले चरण में हमने 2-3 महीने का बनाया था, 10 जिलों का। उसके बाद हमारी पार्टी का संगठन है, सारी चीज़ें, मैं भी कोई नहीं हूँ, आप सब जानते हैं कि किस तरह से पार्टी को बनाया। किसी एक आदमी की या किसी एक करोड़पति आदमी की पार्टी नहीं है। संगठन के कुछ लोगों ने बैठ के निर्णय किया, अगर ऐसा कुछ हमारा सामर्थ्य होगा और हमें लगेगा कि लोग हमारी बात सुनेंगे, तो यात्रा जैसी कुछ चीज़ भी हम ज़रूर सोचेंगे। कैथल की बात कर लेते हैं। आपने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और शायद अगर मैं गलत ना हो तो ट्रैक्टर आपका हाँ। चुनाव निशान आया था। अब की बार क्या कुछ तैयारियां हैं और कैथल की राजनीति क्या चल रही है? देखिए, अभी तो आप एक चीज़ समझिए, जो मेरा मानना है, सारा चुनाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसकी तरफ केंद्रित होगा। उसके बाद सारे समीकरण बदलेंगे और हम तो दूसरों के ऊपर क्या आवाज़ उठाएँ, हम हर महीने एक नए गाँव को जोड़ रहे हैं अपने साथ। हमारा संगठन उस तरीके से काम कर रहा है। हम अभी किसी को दिखा भी नहीं रहे कि हम कितने स्थिति में हैं, कितनी बड़ी हमारी ताकत है, और ना हम बड़े सपने लेते हैं, क्योंकि जैसी हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। लेकिन मुझे अब की बार ऐसा विश्वास है कि पिछली बार भी हमें एक चीज़ मैं जो बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि लोग वोट आना ना आना वो बात की बात है, लेकिन हमारे प्रयास को सराहा ज़रूर गया था पिछली बार। विरोधियों ने भी सराहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इतना ही हमें फ्यूल बहुत होता है। और अब की बार हमें लगता है, अब ये 1.5-2 साल हैं जिस एनर्जी के साथ हमारी टीम काम कर रही है, अब की बार विधानसभा चुनाव में हम कुछ अच्छा करके तो दिखाएँगे। गाँव में आप भी पन्ना प्रमुख मंडलाध्यक्ष तैयार कर रहे हैं। नहीं, अभी पन्ना, वो सब कागज़ी बातें हैं, पन्ना प्रमुख कहाँ है? तो वो चीज़ें तो दिखाने की होती हैं, वो लहर चल पड़ी तो आप गए, मैं दिखाऊँगा आपको। जब बदला, अब आप एक चीज़ देखिए, केंद्र में भी विपक्ष में कोई लीडर नहीं है, अभी जो चल रहा है गठबंधन, तो वो जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है। ऐसे हरियाणा में कोई ऐसा नहीं है कि जनता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से परेशान है। तो अब वो कहाँ जाए, किसके पास जाएँ? आखिरी में देखते हैं जैसे-कैसे, यही ठीक है। जब वातावरण घूमेगा ना, जो ये पन्ना प्रमुख आपके यहीं रहेंगे, आप देख लेना, ये पन्ना प्रमुख कांग्रेस में होंगे। ठीक है कि नहीं? हम ये इतिहास रहा है कि वो कहीं होते थे, वो कहीं हो जाए। हम इतना भरोसा दिलाते हैं, हमारे सर्वहित पार्टी के पन्ना हो, चाहे कॉपी प्रमुख हो, चाहे किताब प्रमुख हो, वो जहाँ थे 15 साल से हमारे साथी, बहुत नए-नए लड़के, वो आज भी हैं और वो तब भी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, हम गाँव दर गाँव समितियाँ बना रहे हैं, गाँव-गाँव में। वो समितियाँ हमारी बन रही हैं। और पन्ना प्रमुख वगैरह चीज़ें तो जब चुनाव नज़दीक आता है, वो दिखाने के लिए चीज़ें होती हैं। भाजपा भी जानती है पन्ना प्रमुख कितने कारगर हैं। लहर के साथ सब चीज़ें चल जाया करती हैं। जी, तो आप एक प्रगतिशील किसान हैं क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं। अब दिखाइए भाई थोड़ा एक बार घुमा के कैमरा। ये नेट हाउस लगे हुए हैं। आप शायद इसमें खीरा और कुछ सब्जियां उगाते होंगे। कितना कुछ बेनिफिट है आम फसल से और इसमें? देखिए, मैं इसमें भी एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। ये खीरे की फसल पहला नेट हाउस केवड़क गाँव में जो लगाया था मैंने लगाया था। तो फिर उसके बाद आज हमारा गाँव गर्व से हम कहते हैं, पूरे हरियाणा में, यहाँ तक मैं पूरे जानकारी नहीं, शायद देश में भी सबसे ज़्यादा नेट हाउस वाला गाँव हो सकता है। बहुत उन्नत किसान हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे। अराउंड भाई कितने नेट हाउस? लगभग 50 के करीब नेट हाउस हमारे गाँव में होंगे, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। और नई फाइल्स लगी हुई हैं और इस समय की वर्तमान सरकार इसको रोकने पर पूरी ताकत लगा रही है। ओके। ठीक है, वो कहते हैं धान मत लगाओ, लेकिन धान के अलावा कुछ और लगाओगे तो उसमें भी हम हमारी पॉलिसीज़ आपको रोकेंगे। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, कैसे?
जब नेट हाउस लगाया गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान को इसमें आना चाहिए, नए प्रगतिशील तरीके ढूँढने चाहिए, चाहे जैविक खेती और भी तरीके, पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना होगा। और 1 एकड़ से आप 5-7 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं 1 साल में, अच्छा इसमें कमाई होती है। 4-5 लाख आप आराम से कमा सकते हैं, आप 1 एकड़ के छोटे किसान हैं तो। आप देखिए लेकिन यहाँ दिक्कतें कहाँ आती हैं? सबसे बड़ा दुश्मन इस ऐसी चीज़ों का, हमारे जो मेरा अपना अनुभव है वो है बिजली विभाग। हरियाणा सरकार के अंदर ही बिजली विभाग है, वो अब यहाँ उगाही के तरीके चलते हैं, कई जगह हमारे पास आता है। क्या होता है, जब आप नेट हाउस लगाते हैं तो आपको फाइल देनी होती है, और उस फाइल की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हरियाणा सरकार लाखों रुपए की सब्सिडी 1 एकड़ पे देती है। वो मिट्टी पानी की जांच कराती है, आपके खेत में सब्जी होगी कि नहीं होगी, और वो कहती है, ये भी लिखवाती है आपके पास बिजली कनेक्शन है कि नहीं। तो उस किसान ने दे दिया और वो फिर नेट हाउस लग गया। कुछ दिन बाद बिजली वाले आते हैं, छापा मारते हैं और किसान से पूछते हैं आपने कमर्शियल कनेक्शन ले रखा है कि नहीं, और उसको जुर्माना कर जाते हैं 1-1.5 लाख रुपए। मैं कई पर्सनल किसानों को जानता हूं जो केस लड़ रहे हैं बेचारे, 1.5 लाख का जुर्माना ठोक गए किसान के ऊपर, क्या कह के कमर्शियल कनेक्शन आपके पास नहीं था, ये डोमेस्टिक है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने 15-16 लाख या 18 लाख की जो खर्च भारत देश की जनता का या हरियाणा की जनता का एक किसान को सब्सिडी के रूप में दे दिया, एक कंपनी को दे दिया जिसने नेट हाउस लगाया था, आपने ये भी नहीं देखा कनेक्शन नहीं था। आपकी पॉलिसी बनाने वाला मूर्ख कौन था? आपने कनेक्शन लिया कि खेत में बिजली का कनेक्शन है, लगा दो। आपको उस समय पॉलिसी में क्यों नहीं लिखना चाहिए था कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए? लिखना चाहिए था। आप जब लाखों रुपए दे रहे हैं, तो जब आप मिट्टी की जांच करा रहे हैं, पानी की जांच करा रहे हैं, तब कहना चाहिए कि कमर्शियल कनेक्शन भी होना चाहिए ना। आपने नहीं पूछा। अब ब्रह्म ज्ञान बिजली विभाग वालों को आया, बिजली विभाग वाले आए कमर्शियल कनेक्शन लो, रूल नहीं है मुझे पता, लेकिन बिजली विभाग वाले 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है। सरकारी तंत्र ऐसा, वो किसान उलझ के मर जाता है। क्या तंत्र है? अगर आप शिकायत करोगे तो कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहता है पहले आपको 50% जुर्माना भरना होगा बिजली कंपनियों को मजबूत करने के लिए। अगर 1.5 लाख लगा तो 75,000 भरिए, तब कोर्ट में केस एक्सेप्ट होगा। बिजली वाले कहते हैं उसको तू कहाँ कोर्ट में जाएगा, ये इतना जुर्माना भर दे। वो सोचता है बेचारा 75,000 यहाँ भरूंगा फिर कोर्ट में जाऊंगा, इससे अच्छा है यहाँ थोड़ा बहुत कर कम ज्यादा करके 30-40 हजार में उगाही का तंत्र। और इससे क्या होता है, आदमी परेशान होकर ऐसी चीजों को छोड़ देता है, पढ़ ही नहीं पा रहा चीजों को। अगर कहीं है, या हरियाणा सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे लूटपाट चल रही है और आप लाखों रुपए हरियाणा की जनता के दे रहे हो और वो पॉलिसी बर्बाद। अब हम तंग होकर इसे छोड़ देंगे, क्या होगा? एक योजना आई थी जो लाखों रुपए बर्बाद करके खत्म हो गई। आपने देखा होगा कई जगह नेट हाउस, पोली हाउस बर्बाद होकर बंद हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सरकारी तंत्र जो आपस में क्लैश करता है उसे किसान पिसता है। तो मैं जो आना चाहूँगा, एक पॉजिटिव वर्क है और अच्छा इसमें काम कर रहे हैं लोग। और जो एक छोटा किसान है, जो इन सरकारों को चिंता है धान नहीं होनी चाहिए, धान ना लगाएं किसान, तो ये सब्जी की खेती बहुत बेहतर है, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार को भी थोड़ा सा समर्पित होकर, वोट बैंक से अलग होकर किसानों के हित में सोचना चाहिए। जो अच्छी पॉलिसी चल रही है उस पर अवलोकन होना चाहिए कि वहाँ दिक्कतें क्या है, सोचना मैं जो कह रहा हूँ, आपको आवाज उठा रहा हूँ, ये लड़ाई तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की होनी चाहिए थी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बिजली विभाग से लड़ना चाहिए था, लेकिन उनको भी कोई चिंता नहीं है, ना सरकार को चिंता है। तो ऐसी अच्छी योजनाओं को सरकार रोकने पे खड़ी है। लेकिन किसान, मैं कहता हूँ हरियाणा के किसान ने इस हरियाणा की जमीन को, जो लड़ाई का मैदान थी, चाहे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो, चाहे तरावड़ी की लड़ाई, चाहे पानीपत की लड़ाई, इस लड़ाई को, मैदान को धान का कटोरा बनाया अपनी मेहनत से। और अब नया जो बदलाव आ रहा है एग्रीकल्चर में, वो भी किसान एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है अपने सामर्थ्य से। सरकार दिखाने के लिए पॉलिसी लाती है, उसमें कुछ किसान घुसकर फायदा उठा लेते हैं, बाकी को वो करने नहीं देती। लेकिन ये अच्छा काम है, इस पर किसान को आना चाहिए। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई, आप लोगों ने बातें सुनी, और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।